जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। और एज यूजुअल जो है केएससी 100 इंडेक्स इज ऑन फायर। हर वीक की तरह जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दी जा रही है और ऊपर जाती जा रही है, और जो लोग इन्वेस्टमेंट अभी नहीं भी कर रहे वो सिर्फ मार्केट को ऐसे ऊपर जाते हुए देखते जा रहे हैं। सो अगेन बहुत जबरदस्त मार्केट ने इस दफा परफॉर्मेंस दिया है। ऑलमोस्ट अब 110 के पास पहुंचने वाली, 109 इसने क्रॉस कर दिया हुआ है आज के दिन में। स्पेक्टेकुलर गेन्स फॉर ऑल दोस पीपल हु आर इन्वेस्टिंग राइट नाउ, और हमारी जो कॉल्स हैं वो भी साथ साथ ले रहे थे। इसके अलावा ह्यूज शाउट आउट टू मशल खान। शी रिसेंटली केम टू आवर पॉडकास्ट एज वेल, एंड काफी ज्यादा हमारे गेस्ट आते रहते हैं, लेकिन मैं इसलिए शाउट आउट दे रहा हूँ बिकॉज ओनली नॉट शी इज अ सेलिब्रिटी। वो अपने पैशन का, अपनी एक्टिंग के साथ साथ जो है पैसे भी बना रही हैं, उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं। दिस इज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि आप अपने काम के साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट करते रहें तो आपको डाउन द लेन जो है एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, जो कि कई दफा जो है मेजॉरिटी ऑफ द सेलिब्रिटीज नहीं पा रहे होते या उनको नहीं चीज मिलती। सो अगेन ह्यूज शाउट आउट टू हर हैट्स, एंड अगेन आई विल encourage all those celebrities as well जो कि अगर क्रिकेटर्स भी हैं, म्यूजिशियंस हैं, या इवन एक्टिंग करियर्स में हैं, इफ दे आर इन्वेस्टिंग तो यू शुड ऑल्सो शेयर योर स्टोरी। और इससे इंकरेजमेंट मिलती है, इससे इंस्पिरेशन मिलती है फॉर ऑल दोज फॉलोअर्स जो आप लोगों को फॉलो भी कर रहे हैं, साथ साथ आपके पैशन को देख रहे हैं। इस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ भी आएंगे। आप लोग हैं और हम लोग एज ए सरमाया प्लेटफॉर्म हम लोगों को इंकरेज करते हैं कि आप लोग जो है आइए और इन्वेस्टमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट दिस शो। जी फराज भाई, कैसे हैं आप? और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा रिव्यू भी दे दें हमारा जो लास्ट वीक की कॉल्स है। ज़बरदस्त हमारा, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। कॉल्स भी बहुत अच्छी परफॉर्म करती रही हैं। सारी मार्केट्स अच्छी परफॉर्म कर रही थी। कल एक फ्लैश क्रैश हुआ क्रिप्टो का, उसके ऊपर डिटेल से भी हम बात करेंगे। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने फ्लाइंग की को हाईलाइट किया था कि ये परफॉर्म कर सकता है और ये अपना ABCD का पैटर्न को ब्रेक कर जाएगा, और वैसे ही हुआ। उसके बाद 25 से ये 30 प्लस चल रहा है इस टाइम, और लग ऐसे ही रहा है कि इसमें स्टिल पोटेंशियल है और डी पॉइंट्स को भी जाके ये टेस्ट कर सकता है। इसी तरीके से मेपल लीफ सीमेंट हमारे 48.5 के टारगेट्स थे, और ये जो हाईलाइट किया था 41 के करीब। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, और ये एग्जैक्टली उसी डी पॉइंट को जाके टेस्ट करके अभी थोड़ी सी करेक्शन उसमें आ रहा है। नेशनल रिफाइनरी हमने 8 नवंबर को हाईलाइट किया था कि डिसेंडिंग पैरेलल चैनल में है। इसका स्टॉप लॉस 195 का था, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि 284 को जाके टेस्ट करेगा, और ये इस टाइम जो ट्रेड कर रहा है वो अपने हाइस को इस टाइम जो ट्रेड कर रहा है वो 274 को अभी इसने हाइस लगाए और थोड़ा सा नीचा है। सो अगेन बेहतरीन परफॉर्मेंस रही। INIL ये भी हमने 8 नवंबर को हाईलाइट किया था, डबल बॉटम था, और मैंने कहा था करंट प्राइस पे इसको बाय कर सकते हैं, आराम से ये बढ़ जाएगा, और वैसे ही देखने में आया। इस टाइम ये 185 का हाई लगा के थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इसकी भी। CSIL ये मैंने हाईलाइट किया था कि इसको 3 रुपये के करीब था कि बाय करें, 3.5 की इसकी पहली TP थी, और उसके बाद ये बढ़ गया और बहुत बेहतरीन बढ़ा। वहाँ से 3 रुपये से बढ़ता हुआ 3.88। उसी टाइम जिस टाइम हमने हाईलाइट किया उसके 1-2 दिन के बाद, जब जिस दिन ये परफॉर्म किया, उस टाइम न्यूज़ आई थी, और न्यूज़ थी कि इन लोगों ने सबसे ज़्यादा सब्सटैंशियल शेयर होल्डर्स हैं ये SGPL के, तो वो टेक्निकल्स के ऊपर पहली नज़र आ जाता है। वो कहते हैं ना, शो मी द चार्ट आई विल टेल यू द न्यूज़। सो टेक के ऊपर आपको पहली आइडिया हो जाता है कि एक्यूमुलेशन फेज़, उसके बाद ये बढ़ने लगा। आप लोगों को याद होगा मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 5 मिलियन शेयर्स के बारे में बात की थी, और उसके बाद ये परफॉर्म कर गया। पेस एक्यूमुलेशन बॉक्स को ब्रेक करके मैंने कहा था इसको बाय करें, ये भी बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ जा रहा है, और उम्मीद है कि ये अपने जो टी पॉइंट्स के टारगेट्स हैं उनको जाके टेस्ट करे। स्टिल बहुत अच्छी पिक है।
हम इथेरियम की बात कर रहे थे $3500 लास्ट वीक हमने दिखाया भी था, और वहाँ से इस टाइम अब ये $4000 को टेस्ट करने लगा है। कल एक करेक्शन भी आई थी और मैसिव राइट इसने दी है ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर भी हमारी। सो इसके मैं प्रॉफिट शेयर्स भी दिखाऊंगा। इसने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर इसी तरीके से लास्ट वीक नैस्डैक जो था, मैंने कहा था कि 20,700 पे बाय करें, 2300 इसका एसएल होगा और 21,300 इसकी टीपी होगी, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और वहीं से बढ़ते हुए 21,300 के करीब चला गया। सो ओवरऑल सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो हमने हाईलाइट किया था कि गोल्ड को साइडवेज रखें, फ़िलहाल उसमें ट्रेड ना लें, इथेरियम में ट्रेड करें, वो बहुत अच्छी पिक थी, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। स्टॉक मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। सो जो शेयर्स हमने पिछली एपिसोड्स में भी बताए थे वो भी सारे परफॉर्म कर रहे हैं। मैं भी अगेन टाइम कम होता है, मैं सारे हाईलाइट नहीं कर रहा। अगर आपने उनकी कोई पोजीशंस ली हुई हैं, आप एग्जैक्ट ट्रेड प्लान को फॉलो करें। आप वो प्रीवियस एपिसोड जाके देखें, जो ट्रेड प्लान, स्टॉप लॉस और टीपी बताई हुई है उसको फॉलो करें, और जब आपको एग्जिट मिल जाता है, लेट्स से अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है, अभी तक तो फ़िलहाल किसी का नहीं हुआ, अगर होता भी है तो आप उससे एग्जिट लें और दूसरी ट्रेड की तरफ चले जाएं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है मार्केट में। सो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं सारी मार्केट्स, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी पैसे बना रहे होंगे। जी हमारा परफेक्ट हो गया। चलें, लेट्स मूव ऑन टू द मैक्रो इकोनॉमी। और मार्केट्स इसलिए भी बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। ओवरऑल दिसंबर इज द मंथ जहां पे काफी ज्यादा स्टॉक मार्केट्स ऑलमोस्ट हर दुनिया की परफॉर्मेंस देती रहती हैं। चलें, लेट्स मूव ऑन टू दिस वीक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले थोड़ा लास्ट वीक का थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, और इस दफा का जो हमारा सेशन होगा दैट वुड बी ऑन ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो सेक्टर में हमने रिसेंटली देखा कि काफी ज्यादा फाइनेंसिंग आई है। लास्ट टाइम भी कुछ मैंने जिक्र किया था 2-3 एपिसोड्स पहले कि ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी बेस के ऊपर आपके ऑटो सेक्टर आगे जाके भी परफॉर्म करेगा। गाड़ियां तो बिकेंगी, जाहिर सी बात है, उसके साथ साथ आपके स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे। लास्ट वीक के अंदर हमने ये बात की थी कि जो नवंबर 24 का जो सीपीआई है वो आपकी तकरीबन 4.7% आने वाली है, जो कि इस दफा आ चुकी है। और ये इस दफा जो है हमारा हाई बेस इफेक्ट था पिछले साल का, उसकी वजह से हमारे काफी हद तक इन्फ्लेशन 4.7 के पास आ गई। अब ये यहाँ पे जाके थोड़ी सी रुक जाएगी। आप समझोगे ये 4 की रेंज या 4 to 6 की रेंज के अंदर यहाँ पे फिर भी अब आपकी इन्फ्लेशन रहेगी। अच्छा, रियल इंटरेस्ट रेट आपके एट 10 के पास थे, सो अगेन देयर वाज अ रूम फॉर कट, और अभी भी यही लग रहा है, एक्सपेक्टेशन यही है कि आगे जाके जो है मॉनेटरी पॉलिसी में कट भी आएगा। स्टेट बैंक ऑफ रिजर्व्स के जो थे वो तकरीबन फिर बढ़ गए थे, 11.3 बिलियन के पास जा चुके थे। इंपोर्ट कवर जो थी वो आपकी 2.4 बिलियन थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी एक 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले, उसमें आपने देखा कि एक दफा स्टॉक मार्केट 3.5% नीचे गई थी और काफी ज्यादा लोग पैनिक भी कर गए थे। लेकिन चूंकि नए नए लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो थोड़ा सा ऐसे झटके जो है मार्केट देती होती है। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी की उसमें मार्केट ने दिखाया कि भाई मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ बातें करने नहीं आई हुई, मैं वापस भी आऊंगी और मैं परफॉर्म भी करूंगी, और एक ही दिन में 4.5% उसने रिकवर भी किया था। अच्छा, चलें इस वीक को थोड़ा सा देख लेते हैं। जो रिसेंटली न्यूज आई है उसमें 12 मंथ का जो आपका टी बिल्स के रेट है, नाउ इट हैज डिक्लाइंड 85 बेस पॉइंट टू अराउंड 12.1%। तो इसमें अब आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा नीचे रेट आ गया हुआ है, और ओवरऑल इंटरेस्ट रेट के अंदर भी अब काफी हद तक गुंजाइश नजर आ रही है कि ये नीचे आ सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स अगेन इंक्रीज फ्रॉम बाय $131 मिलियन टू $11.4 बिलियन के करीब हो चुके हैं। इंपोर्ट कवरेज अब आपकी 3 इयर्स हाई पे है, 2.5 इंपोर्ट कवरेज अब आपकी मंथली चल रही है। ऑयल एंड गैस की रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है इन दिस इज अ वेल इन पेटेची X1, और ये सिंध के अंदर यहाँ पे ये डिस्कवरी हुई है, और इसमें तकरीबन 12.4 MMCFD ऑफ गैस एंड 196 BBD ऑफ कंडेंसेट जो है पाई गया। अच्छा, इसमें 2 कंपनीज जो है वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रही हैं इसमें, एक PPL एंड मारी है। ऑल्दो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन 0.8 अगर EPS में देखा जाए तो 0.8 का जो इफेक्ट है वो आपके PPL पे आएगा पर अर्निंग्स पर शेयर, और 0.9 जो है वो आपके मारी पे आएगा। तो PPL थोड़ा सा ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, मारी का आपको पता है कि थोड़ा सा EPS बड़ा है, ज्यादा होता है, तो ओवरऑल 0.9 इतना इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है PPL के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट जो है ऑटो फाइनेंसिंग, हम बात कर रहे थे, तो ऑटो फाइनेंसिंग जो है वो सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ के अंदर 3.7% मंथ ऑन मंथ में उसका इंक्रीज आया, और नाउ इट्स अप टू ₹236 बिलियन। तो दिस इज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि जितनी फाइनेंसिंग आपको मिलती जाएगी ऑटो के अंदर, उतनी ही आप गाड़ियां खरीदोगे।
मतलब अपने लिए गाड़ी खरीदोगे और ज्यादा लोग भी है इस तरजीह पे आएंगे, यार इस टाइम पे बैंक्स की तरफ से एक अच्छा रेट मिल रहा है और हम भी जाके अब जो अपने बिजनेस से पैसे लेंगे उसमें से गाड़ी जाके अपने किस्तों में ले लें। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है, पाकिस्तान रिसीव $500 मिलियन फ्रॉम एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक अंडर इट्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम। ये भी मैंने 1-2 हफ्ते पहले हाईलाइट किया था कि ये भी एक पैसे आएंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और उसको भी आप देख सकते हो कि आपके रिजर्व्स के अंदर ये बैंकों के अंदर ये शो होंगे। सो ये भी एक पैसा रिसीव हो चुका है पाकिस्तान को। नेक्स्ट जो है, सीमेंट के डिस्पैचेस जो है वो तकरीबन 6% पिछले साल के इसमें, जो हमारा लास्ट मंथ को अगर हम देखा जाए, पिछले साल का जो मंथ लास्ट ईयर इसी मंथ के अंदर यानी कि अक्टूबर दिसंबर के अंदर आपका तकरीबन 6% के पास इंक्रीज हो चुका है, तो अराउंड 4.1 मिलियन। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर पिछले 5 महीने में देखा जाए तो ये डाउन वाली साइड पे है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा केयरफुली आपको देखना होता है कि जो कंपनी जो है जिनकी डिस्पैचेस ज्यादा बढ़ी हैं या जिनके मार्जिन इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्लांट जो हैं वो अपने काम कर रही हैं इस टाइम पे कि अपने एफिशिएंसी को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इसमें मेपल लीफ सीमेंट भी है, आपका थट्टा सीमेंट भी आता है, तो इसमें आप देख रहे हो इसी वजह से थट्टा सीमेंट के अंदर आपको अपर कैंप्स नजर आ रहे हैं। और मैंने बाय द वे हाईलाइट भी किया था कि थट्टा सीमेंट इज वन गुड स्टॉक जिसके अंदर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बाद भी अब तक तकरीबन 30-40% का गेन वो दे चुका हुआ है। अच्छा, नवंबर 2024 के जो पेट्रोलियम सेल्स आपकी आई हैं, दैट हैज इंक्रीज 15% ईयर ऑन ईयर सेल्स। आज से 1 साल पहले आप लोगों को पता है कि पेट्रोल के जो रेट्स थे 2022-23 की बात कर रहा हूँ, काफी ज्यादा रेट्स बढ़ चुके हुए थे, और उसका इफेक्ट ये था कि सेल्स बहुत कम हो गई थी। लोग गाड़ियों में या बाइकों में पेट्रोल थोड़ा सा कम डाल रहे थे, थोड़ा सा एहतियात करने शुरू हो गए थे, यार बहुत महंगाई हो गई है तो हम जरा या तो कम ट्रैवल करें या तो अगर कोई हमें नेसेसिटी है तभी हम ट्रैवल करें। तो उसकी बेस के ऊपर आप सेल्स बहुत कम हो गई थी। अच्छा, पिछले साल की निस्बत अब जो है, जाहिर सी बात है, पेट्रोल की कीमतें जो है वो थोड़ी स्टेबल भी रही, थोड़ी सी नीचे भी आई थी, तो उसकी बेस के ऊपर 15% का ईयर ऑन ईयर वहां पे आपको इजाफा नजर आया। सही अमार, ज़बरदस्त आपने फंडामेंटल मैक्रोज बताए सारे, आपकी एंड से सब पॉजिटिव हैं। सेम यही कुछ स्टोरी जो नज़र आ रही है वो टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर नज़र आ रही है। अभी तक कोई ऐसे साइन नहीं है कि मैं ये कह सकूँ कि ये मार्केट का टॉप है या यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाएगी या ये बेरिश रैली दोबारा से शुरू हो जाएगी। स्टिल सेंटीमेंट लोगों के बहुत डरे हुए हैं कि यार ये अपनी इतने हाइस पर है कि अभी भी ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। सो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि वो स्टॉक्स देखें जो अभी स्टिल परफॉर्म नहीं कर पाए थे, जो हम हाईलाइट कर रहे होते हैं हर अपने शोज़ में, यूजुअली वो वाले बता रहे होते हैं जो अभी ब्रेकआउट दे रहे होते हैं या कंसोलिडेशन बॉक्स में होते हैं, या ब्रेकआउट का हम वेट करा रहे होते हैं। सो अभी भी पोटेंशियल है मार्केट में, स्टिल ये टॉप नहीं है। हम जो मेरे पॉइंट्स हैं उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बुलिश इंडिकेशंस में अगेन हायर हाइज एंड हायर लो, सब कुछ अभी तक ट्रेंड चल रहा है, अभी तक कोई हायर लो भी नहीं बना। हाँ, हायर हाई से हायर लो बनते वक्त, मतलब ऊपर से रिट्रेसमेंट आते वक्त इंडेक्स में अच्छी खासी करेक्शन हो सकती है 5 to 6% की। अभी ऐसा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब भी होगी सो उसके लिए एहतियात कीजिएगा। मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड्स वाले जो लोग इन्वेस्टेड होते हैं उनको थोड़ा सा एक वो हो सकता है। बाकी जो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, अगर उनके स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट हैं, उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई परेशानी वाली बात है। सेकेंडली, टाइम साइकिल्स हमने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी डिटेल्स इसके ऊपर डिस्कस किया था कि मोस्ट लाइकली ये जो आपकी एडवांसिंग फेज पर चल रही है, ये आपकी मिड ऑफ नवंबर से फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और अभी तक वैसे ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट थी, पहले हम EMA वीकली 21 देख रहे थे और डेली की 89 को देख रहे थे। वो सपोर्ट लेवल्स जो थे वो बहुत नीचे आ रहे थे, यानी कि करंट इंडेक्स से 20-25% नीचे। तो इतनी सपोर्ट पे तो हम इंतज़ार ही नहीं कर सकते। 20-25% की करेक्शन आ गई तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा पोर्टफोलियोज़ का, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये किया है कि जो आपकी करीब तरीन सिग्निफिकेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो शो हो रही थी, उसको हाईलाइट कर लिया मैंने यहाँ पे, उसका देख लेते हैं। वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 की। इसकी सिग्निफिकेंस अगर देखें तो यहाँ पे ये जो करेक्शन आई थी जिस दिन मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले थे, वो इसी EMA की को रीटेस्ट करके बाउंस कर गया था और उससे पहले भी ये मूविंग एवरेज यहाँ पे टेस्ट होती रही है।
सो बजाय इसके कि हम वीकली 21 को देखें या 89 को देखें, वो बहुत दूर और बहुत नीचे हैं। सो हम इसको देख सकते हैं जब एज अ सपोर्ट के नीचे आएगी, यहाँ कहीं आपका हायर लो इसको टेस्ट करने पे बन सकता है। अगर 3-4 दिन आपके सेशन साइडवेज चलते हैं इंडेक्स के, सो मोस्ट लाइकली ईएमए जो है वो ऊपर आ जाएगा 103 104 के करीब। फिर आप उसको ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी आप लोग यही रख सकते हैं। मैंने स्टॉप लॉस ये हायर लो हटा दिया, मैंने ये लिखा है कि अब स्टॉप लॉस अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 से नीचे का इंडेक्स क्लोज होता है तो फिर थोड़ा सा आप एहतियात करके एग्ज़िट ले सकते हैं, प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगेन स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स नीचे आए तो पूरी मार्केट या सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएं। हो सकता है कि आपके सेकंड टियर थर्ड टियर परफॉर्म कर रहे हो। चलें आगे चलते हैं। लास्ट वीक मैं नहीं बता सका था, दिसंबर जो है अगेन बुलिश मंथ है। पिछले 11 सालों में 8 दफ़ा बुलिश रहा है, 3 दफ़ा बेरिश रहा है। सो अक्टूबर हमारा बुलिश रहा, नवंबर बुलिश रहा, दिसंबर बुलिश रहा, और आगे जनवरी तो सबसे अच्छा महीना होता है स्टॉक मार्केट्स के लिए। सो उम्मीद यही है कि जो हमारी टाइम साइकिल्स हैं मिड ऑफ जैन या फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक, वहाँ तक आपकी रैली कंटिन्यू करेगी। जो भी करेक्शंस आती है बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी पे जाना चाहिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने पास प्लेस कर लें। अगर ये ब्रेक होती है, अभी फ़िलहाल दूर है, नहीं होती इतनी जल्दी, अगर होती है तो फिर थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे। सपोर्ट लेवल्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 105,500 और 101,300 के दो सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। रेजिस्टेंस आपकी 112 और 119 के करीब की आती है। मैंने फिप की प्रोजेक्शंस के थ्रू निकाली है, 2.236 और 2.38 के थ्रू। पिछली जो भी आपकी क्या कहते हैं प्रोजेक्शंस आ रही थी उसके ऊपर, ठीक है। सो ये मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो ये जो 100 इंडेक्स की प्रोजेक्शंस हैं कि कहाँ तक जाएगी अगले साल 2025 की प्रोजेक्शंस, और ओवरऑल ये रैली कहाँ जाके ख़त्म होगी, वो मैं बहुत डिटेल से 100 इंडेक्स के ऊपर बात करूँगा अगले हफ्ते। और उसी वीक फिर इंशाल्लाह हम अपनी गोल्ड की भी प्रोजेक्शंस या बाकी ग्लोबल मार्केट्स की भी प्रोजेक्शंस करेंगे। इसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड रखेंगे कि ये टॉप कहाँ पे जाके डिफ़ाइन कर सकता है। फ़िलहाल आसान लफ्ज़ों में अभी जो आप लोगों का सवाल है कि बहुत बढ़ गई है मार्केट, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका आंसर यही है जी बिल्कुल करना चाहिए इन्वेस्ट। अभी ये मार्केट का टॉप नहीं है, टॉप ऐसे डिफ़ाइन नहीं होते। सेकेंडली वो उन स्टॉक्स में काम करें जिन स्टॉक्स में भी ट्रेंड बनेगा या अपनी वो सेकंड लेग बनाने के लिए तैयार होंगे। तो ये कुछ सजेशंस थी मेरी तरफ से। बाकी अमार आप आज ऑटो सेक्टर के ऊपर बात करेंगे, सो प्लीज़ शुरू करें उसके ऊपर। चलिए, थैंक यू सो मच फराज भी। अगेन बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस आपने किया है। ना सिर्फ आप टेक्निकली ये मेंशन कर रहे हैं कि इस टाइम भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बल्कि फंडामेंटली भी इट्स मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अगर ओवरऑल वैल्यूएशंस कई दफ़ा अब तो हम इसी सेशंस में कहते रहे हैं कि अभी भी जो वैल्यू इस स्टॉक मार्केट की बनती है वो एवरेज तक भी नहीं पहुंची है। और अगर आप ऑल टाइम हाई को भी लगाया जाए बताया जाए तो इस टाइम मार्केट का बहुत ज़्यादा रेट बनता है। ऑलमोस्ट 180 प्लस भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से तब भी आपका ऑल टाइम हाई जो वैल्यूएशन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की रही है, मेरे ख्याल से शायद इससे भी ऊपर है इस टाइम पे। तो ये अभी बहुत सिनेरियो है मेरे ख्याल से। अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान मार्केट इंशाल्लाह विल बी द नेक्स्ट टर्किश मार्केट। जो टर्की की अगर मार्केट अगर आप पिछले कोविड के बाद से देखें वो 10 टाइम्स इस टाइम बढ़ चुकी हुई है। और जो मेरा बैच वन था उस टाइम पे हमने स्टूडेंट्स के सामने डिस्कस करा था, उस टाइम पे मार्केट इतनी परफॉर्म नहीं की हुई थी, थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्टार्ट कर रही थी। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि जो पॉलिसीज टर्की लेके आ रहा है और जिस तरीके से महंगाई वहां पे बढ़ी हुई है, अर्दोगान जो है ना, ये स्टॉक मार्केट की उसकी पॉलिसीज की बेस के ऊपर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाएगी। और इस टाइम पे 10x के ऊपर जाने के बावजूद भी फराज मैं आपको बताऊं उसकी प्राइस एंडिंग 9.5 है, 10 गुना ज्यादा जाने के बावजूद भी। सो आई थिंक कि हमारी मार्केट के अंदर भी देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी बड़ी जबरदस्त परफॉर्म करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 10x तक चली जाएगी, लेकिन द पॉइंट इज कि ऑलरेडी 2x तो जो हो चुकी हुई है, लेकिन देयर इज स्टिल अ ग्रेट पोटेंशियल कि ये काफी ऊपर जा सकती है। चलें ऑटो सेक्टर में स्टार्ट करते हैं। और ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हम थोड़ी सी देख लेते हैं वैल्यू चेन। सिंपल समझ लेते हैं, वैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह जो है वो इकट्ठे होते हैं, जिसमें आपका मेटल, रबर, प्लास्टिक वगैरह सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं। फिर उसको सप्लायर्स को कन्वर्ट किया जाता है रॉ मटेरियल्स के अंदर, जिसमें रेडिएटर वगैरह, हेडलाइट्स वगैरह ये सारी चीजें बनती हैं। फिर वो सारे पार्ट जो है वो फैक्ट्री में जाते हैं, और वहां पे क्या होता है कि डिफरेंट जो असेंबलिंग प्लांट्स होते हैं वहां पे सारी चीजों को असेंबल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर गाड़ी बनती है वहां पे। और उसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में
जाया जाता है और उससे क्या होता है कि अब डीलरशिप्स होती हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ी आप परचेज करने जाओ तो डीलरशिप्स आपके हर सिटी के अंदर मौजूद होती है, तो डीलरशिप से जाके फिर कस्टमर्स को अल्टीमेटली गाड़ी मिलती है। तो ये सारा एक प्रोसेस है, वैल्यू चेन का सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, अब इसमें ओवरऑल काफी ज्यादा चीजें हैं जिसमें ऑटोज के अंदर हम कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली ऑटो की जो पॉलिसीज है उनके ऊपर बात करूंगा। हम ज्यादा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि कौन कौन सी कंपनी की कितनी सेल्स हो रही है, कितनी नहीं हो रही, लेकिन जो मेजर मेजर चीजें हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर वन, सबसे पहले एक चीज जो समझने वाली है कि ऑटोमोबाइल असेंबलिंग जो हमारी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, इट्स हाईली सिक्लिकल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट होती है। जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह ज्यादा बढ़ते हैं तो आपको पता है कि जब ज्यादा सूद बढ़ जाएगा तो गाड़ियां जो है वो किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट पे बहुत महंगी पड़ना शुरू हो जाती है, तो लोग फिर गाड़ियां नहीं लेते। और पिछले 2-3 दहाइयों में या डेकेड्स के अंदर काफी ज्यादा लोग कैश में बाइंग की बजाय अब इंस्टॉलमेंट्स पे गाड़ी प्रेफर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो आपकी फाइनेंसिंग जो है वो कब महंगी हो जाएगी, गाड़ियां कम बिकेंगी। ठीक है, तो और इसी तरीके से उल्टा होगा कि जब आप इंटरेस्ट रेट जैसे कि आजकल भी नीचे आ रहे हैं तो लोग जो है वो फिर ज्यादा गाड़ियों की तरफ भी जाएंगे, थोड़े से हालात बिजनेस के ठीक भी हो जाते हैं, तो उससे भी गाड़ियों के अंदर बेहतरी आ जाती है। अच्छा, दूसरी चीज जो है, कार्स मॉडल्स आर वेरी सेंसिटिव टू कंज्यूमर्स। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने दोनों पॉइंट्स को इकट्ठे ही रख दिया है। और ये यहाँ पे देखें, ओवरऑल गाड़ी जब आप लेने जाते हो बड़े शौक से आप लेते हो कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा मॉडल चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, वेरी गुड क्वालिटी होनी चाहिए और उसका देखने में बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, कलर बहुत जबरदस्त होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती है वो बहुत सेंसिटिव होती हैं। इसी तरीके से जैसे अभी आपने साजगर के अंदर देखा, हेवल की सेल्स इतनी बड़ी है क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया है कि बहुत जबरदस्त गाड़ी है। और रिसेंटली अब साजगर ने उसको इंट्रोड्यूस भी किया था 1 साल पहले, और उसके बाद धमाकेदार उसकी सेल्स भी हुई हैं और आपको सड़कों पे नजर भी आई है। तो जो ओवरऑल जो गाड़ियां पसंद आ जाती है लोगों को, ये एक बहुत बड़ा मैटर यहाँ पे करता है कि उसकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी, प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे और साथ साथ उसका स्टॉक भी इंक्रीज होगा। अच्छा, दूसरी जो चीज है, ऑटो इंडस्ट्री, यहाँ पे अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऑटो इंडस्ट्री टोटली सारी ऑलमोस्ट जो है आप कह लो 90-95% इज ऑन नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल। इसका मतलब क्या है कि ये सारे जो है आपसे एडवांस पेमेंट पे लेते हैं, और जब एडवांस पेमेंट लेते हैं तो फिर आपको गाड़ी कुछ अरसे बाद डिलीवर करते हैं। वैसे नॉर्मली अब जो पॉलिसीज आ गई हैं वो तो ये स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी ऐसी है कि आपको 2 मंथ्स के अंदर डिलीवर करना है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा डीलरशिप्स जो है वो टाइम ज्यादा ले जाती हैं और उस अपने पास जो कैश होता है उसको इस्तेमाल कर लेती है। अब कैश यहाँ पे इस्तेमाल करने से क्या होता है, 2-3 फायदे हैं। एक तो नंबर वन, आपसे पैसा लिया, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, आपके बैंक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर दी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर दी। ये बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, इसमें इंडस मोटर बहुत ज्यादा ऐसा काम करती है। और दूसरी चीज ये होती है कि वर्किंग जो कैपिटल होता है उसके अंदर आपको पैसा जल्दी मिल जाता है कि आप उसी खर्चे को यूज करते हुए अपने बिजनेस के अंदर जो पैसा सर्कुलेट कर रहे हैं वो आपका चलता रहे। तो ये दो बहुत बड़े बड़े फायदे हैं ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी बेस के ऊपर जब भी आपको ये सिक्लिकल नेचर आपका आता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, इसी वजह से आपको नजर आएगा कि ऑटो की कंपनीज पहले से शूट अप कर जाती है। अभी सेल्स बड़ी भी नहीं होती, बढ़ना शुरू होनी होती है, पहले से इसकी परफॉर्मेंस नजर आ जाती है। सो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज ये है कि आज से आपको पता है कि आज से 10 साल पहले अगर देखा जाए तो सिर्फ 3 मेजर प्लेयर्स थे, एक सुजुकी था, एक टोयोटा और होंडा का। ये 3 ही थी और यही कहा जाता है कि द बिग 3 इन ऑटो इंडस्ट्री। वही सारे यहाँ पे मैनिपुलेशन करते थे, वही उन्होंने अपनी प्राइसेस को बड़ा अच्छा खासा मेंटेन किया होता था और क्वालिटी भी बहुत डाउन होती थी। तो ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट को नजर आएगी काफी ज्यादा है, और इसकी बेस के ऊपर हमें कोई ना कोई एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए जो कि यहाँ पे थोड़ा सा एक कंपटीशन भी लाए, और जिसकी बेस के ऊपर ये जो पॉलिसी है 2016 से 2021 वाली ऑटो डेवलपमेंटल पॉलिसी ये लाई गई। और जब ये लाई गई तो उसके बाद आपके जितने भी प्लेयर्स अब आपको नजर आते हैं, किया हो गया, Hyundai आ गया, चंगान हो गया, साजगर, हेवल वगैरह हो गए, रिनॉल्ट हो गई, ये सारी कंपनीज जो आई, 13 कंपनीज केम इनटू पाकिस्तान और उन्होंने अपनी असेंबलिंग यहाँ पे शुरू की। तो गवर्नमेंट ने उनको इंसेंटिव दिए कि आप यहाँ पे आए, डेवलपमेंट करें, यहाँ पे लेबर भी जाहिर सी बात है लेबर भी यूज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और उसके साथ साथ भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरी इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट करेगी। तो ये कुछ इंसेंटिव दिए थे, वो भी थोड़े से देख लेते हैं वो क्या थे। अच्छा, ये 2021 में ये पॉलिसी खत्म होनी थी और उसी को थोड़ा सा आगे पुश किया गया और उसको ऑटोमेटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी के तहत जो है एक और इंट्रोडक्शन की गई। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और लास्ट जो है हमारी जो रिसेंटली अब आपने देखा कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है,
रिसेंटली अभी इसके ऊपर पॉलिसी आई है, उस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखी जा रही है लोगों के अंदर कि देयर इज अ न्यू एक्साइटमेंट इन कंज्यूमर्स अबाउट द न्यू इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। अच्छा, अब सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो हमारी ये वाली पॉलिसी आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसको पहले सबसे पहले कवर कर लेते हैं। सो दिस इज 2025 से 2030 की जो पॉलिसी आ रही है, उसमें सबसे ज्यादा जो इंसेंटिव दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स और इन्वेस्टर्स को दिया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसको बूस्ट किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है फ्यूल का, वो किसी तरीके से कम हो, क्योंकि वही सबसे ज्यादा पाकिस्तान को हिट करता है। हम ऑयल डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो जब भी ऑयल को बाहर से लाया जाता है बहुत ज्यादा कीमत अदा की जाती है, बहुत ज्यादा बिल अदा किया जाता है, जिसकी वजह से जब भी रेट्स इंटरनेशनली अगर बढ़ जाए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर उसी की वजह से महंगाई आ जाती है। तो गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से चाह रही है ये चीज को यार कवर कर लिया जाए, तो उसका एक हल इलेक्ट्रिक पॉलिसी में निकाला गया है। अच्छा, इसमें सेल्स टैक्स की एग्जाम्पशन दी गई है और लोकली मैन्युफैक्चर्ड जो न्यू व्हीकल्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है उनके ऊपर 1% जो है तकरीबन आपको कस्टम ड्यूटी की रिडक्शन है पार्ट्स के ऊपर, और कंप्लीट इंपोर्ट बिल के ऊपर अंटिल 2027 आप अगर यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं तो तब भी आपको ये छूट दी गई है। स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए जाएंगे जहां पे आपको लीजिंग ऑप्शंस दी जाएंगी, रिड्यूस कॉस्ट स्पेसेस दिए जाएंगे, आपको ऑफिसेस दिए जाएंगे कि आप यहाँ पे आके काम करें। टैक्स ब्रेक्स, अगेन टैक्स के अंदर काफी ज्यादा आपको चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ग्रीन फाइनेंसिंग बहुत जबरदस्त एक प्लान है कि सब्सिडाइज लोन्स दिए जाएंगे फॉर कंपनीज जो कि इन्वेस्ट करना चाह रही हैं इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स टेक्नोलॉजीज, और कंज्यूमर्स के लिए जो कि हम लोग हैं, अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेना चाह रहे हैं तो उसमें टोल एंड रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो एग्जेम्पशंस दी जा रही हैं। इस पे आपको वो जो एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो कि हर गाड़ी लेने के बाद आपको पड़ती है, वो उसमें छूट मिल जाएगी, टोल्स में छूट मिल जाएगी। अप टू 25% रिबेट्स फॉर फ्लीट एंड ईवी एडॉप्शंस मिल रही है आपको। इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल रहे हैं फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए भी और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा फाइनेंसिंग में भी आपको थोड़ा सा हेल्प कर रही है गवर्नमेंट। सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी रेट्स फॉर चार्जिंग स्टेशन यूजर्स, तो जो चार्जिंग स्टेशन यूजर्स कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जो स्टेशन के अंदर आप यूज करोगे उसमें भी आपको थोड़ी सी रिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट जो है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखे जाए तो सब्सिडीज फॉर लेवल 2 एंड लेवल 3 चार्जेस, ये भी है। स्टेशन लगाए जाएंगे काफी जगह हाईवेज पे, पब्लिक स्पेसेस में, ये सारी की सारी आपकी पॉलिसीज है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कहा जा रहा है कि कम से कम आप जो है अपनी लोकेशंस हैं वहां पे 10% ऑफ द लोकेशंस आप अपने यहाँ पे ये सेटअप करेंगे चार्जिंग की। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के जेहन में ये था कि भाई चार्जिंग कहाँ हुआ करेगी, तो गवर्नमेंट ये पॉलिसी के अंदर ये एंटर कर रही है। तीसरी चीज है, प्राइवेट सेक्टर की के लिए सिंप्लीफाइड परमिट प्रोसेसेस हैं। लैंड कॉस्ट जो है वो आपको थोड़ी कम की जाएगी, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी रेट्स दिए जाएंगे। अच्छा, दूसरी जो चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 2030 तक जो है गवर्नमेंट ये चीज देख रही है कि हम 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे, विच इज वेरी आई थिंक अ लिटिल बिट टू ऑप्टिमिस्टिक। मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी अगर कन्वर्ट कर पाए, अगर कर गए तो बहुत बड़ी बात है कि हम सारे लोग जो है उस साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। 90% वो चाह रहे हैं बाय 2040 जो है हर बंदा जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे आ जाए, और बाय 2050 हम 100% जीरो एमिशन पे आ जाए। और ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है वो आप इस चीज पे आ जाएंगे कि आप टोटली जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे होंगे और यू विल नॉट बी यूजिंग फ्यूल फॉर योर कार्स, ठीक है। तो ये होगी आपकी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की पॉलिसी। अच्छा, अब इसमें ऑटो पॉलिसी पे आ जाते हैं। इसमें 20 दोनों पॉलिसीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं। जो लेटेस्ट वाली आई हुई है उसमें क्या क्या चेंजेस आई पहले वो मैं बता दूं। इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स रिड्यूस फ्रॉम 25% टू 10%, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कार डिलेज, ये जो हम बात कर रहे थे कि जो डिले करते हैं मैन्युफैक्चरर्स के आपके 60 डेज के अंदर आपको प्रोवाइड नहीं करते, तो गवर्नमेंट की तरफ से आप कह लो कि डंडा है कि आप यार इतनी जल्दी करोगे तो हम आपको थोड़े से इंसेंटिव दे देंगे, आप जब भी कभी डेप्ट वगैरह लेना होगा तो हम अच्छे रेट पे आपको दे देंगे। अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो एनुअल रेवेन्यू टैक्स असम्पशंस है, मैन्युफैक्चरर अचीव 10% एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2026। तो ये एक चीज थोड़ी सी मेंशन की गई थी कि मैन्युफैक्चरर जो है कम से कम थोड़ा सा इतना काम करें कि 10% अपनी जो है एक्सपोर्ट उनकी होनी चाहिए बाय 2026। तो एक छोटा सा ये था। कस्टम ड्यूटी के ऊपर आपको 1% रिबेट थी। इंपोर्ट ड्यूटी फुली बिल्ट ईवी यूनिट जो थे तकरीबन 25% से 10% आपको रिडक्शन है। सेल्स टैक्स की रिडक्शन है। ओवरऑल आप देख रहे हो कि कुछ ऐसी चीजें कस्टम ड्यूटीज के तहत आपको थोड़ा सी बेहतरी मिल रही है, सेल्स टैक्स एग्जम्पशंस मिल रही है। ये सारी चीजें क्यों प्रोवाइड की जा रही है, ताकि पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, यहाँ पे असेंबलिंग ज्यादा हो। और आप देख भी रहे हैं
या BYD भी आने वाली है, यहाँ पे आ चुकी है बल्कि, और बाकी भी कंपनीज आ रही हैं यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है आपको गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, ओवरऑल सड़कों पे भी नजर आ रही है। अच्छा, दूसरी जगह अगर यहाँ पे देखें, जो ऑटो पॉलिसी हमारी 2016 से 2021 थी, ये एक चेंज था जहां पे आपने देखा है बिग थ्री की जो कंपटीशन था उसके लिए बहुत ज्यादा कंपनीज एंटर हुई। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा कम की गई, 10% फॉर 5 ईयर्स की गई थी, प्रीवियसली 32.5 थी। तो देखें कितना ज्यादा फर्क है। कस्टम ड्यूटी ऑन लोकलाइज पार्ट्स, ये सारी वो हैं कि जो न्यू इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज आ रही है, जैसे किया वगैरह, ह्यूंडई वगैरह थी, इनके लिए ये इंसेंटिव्स थे। 25% तकरीबन इनको लोकलाइज पार्ट्स में कम किया गया, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की गई, टेस्ट मार्केटिंग अलाउंस किया गया। ये सारी चीजें क्यों मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि ये पॉलिसीज दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। जब भी कोई गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये ऑटो पॉलिसी आप देख रहे हो कि दिस वाज द गेम चेंजिंग थिंग फॉर एवरी अदर प्लेयर। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स थे उनके लिए थोड़ा सा इंसेंटिव क्या दिया गया कि आपकी ड्यूटी रिडक्शन थोड़ी सी हम कर देंगे, इंकरेजमेंट फॉर प्राइस रिडक्शन, कि आप थोड़ा सा प्राइस भी कंपिटिटिव बनाएं ताकि बाकी कंपनीज के साथ भी आप थोड़ा सा इसको प्ले कर सकें। अच्छा, इंसेंटिव फॉर रिवाइवल ऑफ नॉन ऑपरेशनल यूनिट्स, इसमें कस्टम ड्यूटी जो अगेन पिछले 3 सालों के लिए 10% की गई थी, और उससे जो नेक्स्ट थ्री ईयर्स थे उसमें तकरीबन 25% की गई थी। अच्छा, अब इसमें ओवरऑल आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट को बेनिफिट्स भी हैं, कार न्यू मेकर्स हैं उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट्स आ रहे हैं, कंज्यूमर एडवांटेजेस हैं। तो जाहिर सी बात है सारी एडवांटेजेस, अच्छा फॉर टाइम पर्पसेस मैं सारी नहीं पढ़ा, लेकिन ये थोड़ा सा आप पॉज करके देख सकते हैं कि हर बंदे को, इवन गवर्नमेंट, उसको बेनिफिट है। ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होगा, ज्यादा अगर गाड़ियां बिकेंगी, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। न्यू कमर्स के लिए क्या है कि आपको ड्यूटीज वगैरह कम देनी पड़ेंगी। जो एज एंड यूजर जो हम लोग हैं, अगर गाड़ियां ले रहे हैं तो हमें अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं, अच्छी क्वालिटी मिल रही है, और अच्छे वेरिएंट्स भी मिल रहे हैं। तो इसमें बहुत जबरदस्त एक आपको भी फायदा हो सकता है। अच्छा, इसमें ऑटो पॉलिसी में अगेन जैसे कि रिफाइनरी पॉलिसी हमने बताई थी कि ओवरऑल इसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड के एक प्रोजेक्ट्स होते हैं। ग्रीन फील्ड क्या होता है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू प्लांट्स एंड प्रोडक्शन कैपेसिटीज। अगर आपने न्यू प्लांट या प्रोडक्शन लगानी है तो वो ग्रीन फील्ड पॉलिसी होगी। ब्राउन फील्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इन एग्जिस्टिंग प्लांट्स ऑफन थ्रू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। तो ये इस तरह की चीजें जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग प्लांट्स है, जैसे अभी दीवान मोटर्स वगैरह न्यू गाड़ियां लेके जो आ रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो एग्जिस्टिंग प्लांट्स वगैरह पे काम करिए। सो ब्राउन फील्ड की पॉलिसी के अंदर आती है। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉलिसीज हैं और उसके ऊपर भी अप्लाई हो रही है। ये सारे इंसेंटिव मैंने नीचे लिख दिए हैं। अगेन ये वही इंसेंटिव है जो मैंने अभी पहले आपको बताई है, थोड़े से एक दो पॉइंटर्स के डिफरेंट है। अगेन आप इसको पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, ये हो गया ओवरऑल डिपेंडेंसीज पे। लास्ट आ जाते हैं कि आपकी ऑटो की जो इंडस्ट्री है पूरी, वो सारी किस चीज पे डिपेंड करती है। तो जीडीपी आपने सबसे पहले देखा कि जब भी आपकी थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ती है आपकी इकोनॉमी की, तो लोग गाड़ियों की तरफ आते हैं, गाड़ियां लेने आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात हम ऐसे कंट्री से थोड़ा शो कराना, दूसरों को शो कराने की कोशिश करते हैं, यार देखो मेरे पास बड़ी गाड़ी है या तुम्हारे पास ये इस तरह की गाड़ी है। तो ओवरऑल एक स्टेटस सिंबल है जिसकी बेस के ऊपर जब आपकी ग्रोथ होगी जीडीपी, तो लोग गाड़ियों की तरफ भी आएंगे। नेक्स्ट इन्फ्लेशन, मैंने पहले बात की, जब महंगाई होगी तो लोगों की डिमांड कम हो जाती है गाड़ियों की, तो वो थोड़ा सा रुक जाते हैं गाड़ियों को लेने के लिए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स, अगेन इट्स कनेक्टेड विद इन्फ्लेशन। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा जाएंगे, फाइनेंसिंग महंगी होगी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरी एक मेजर चीज है आपकी डॉलर के ऊपर। हम इंपोर्ट करते हैं सारा रॉ मटेरियल बाहर से, और जब आप इंपोर्ट करोगे तो क्या होगा कि आपकी डॉलर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात, करंट डॉलर बढ़ता नहीं, जाहिर सी बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आपका ज्यादा हो गया और आपके डॉलर की प्राइस बढ़ गई, तो अगेन इस पूरे सेक्टर के ऊपर एक कॉस्ट का बर्डन आ जाता है। फिर ये कॉस्ट की वजह से अपनी प्राइसेस को भी बढ़ाते हैं, जो कि फिर डिमांड थोड़ी सी कम करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है डॉलर की एक बहुत बड़ा मेजर सेटबैक है जो कि इस कंट्री को फेस करना पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर आप देखो, इंपोर्ट टैरिफ्स वगैरह थे काफी ज्यादा। रिसेंट भी अगर आप देखें तो ये कंपनीज प्लांट शट डाउन कर रही थी। ये वजह नहीं थी कि सेल नहीं हो रही थी, सेल हो रही थी, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट ने ये कोशिश की करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल किया जाए और बाहर से जो आप मटेरियल मंगवा रहे हैं उसको किसी तरीके से रोका जाए। और जब आप रोकोगे तो क्या होगा कि आपके फिर प्लांट्स को आपको शट डाउन करना पड़ेगा, और ये सारी कैटेगरी आती है आपकी नॉन एसेंशियल के अंदर। तो जब ये ऐसे हालात होते हैं तो गवर्नमेंट एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो जरूरी चीजें होती हैं, जिसमें मेडिसिन आ गया, फूड आ गया, वो चीजें मंगवाने देती है, लेकिन गाड़ियां नेसेसिटी नहीं है, ठीक है, वो आपकी लग्जरी में आती है, तो उनकी चीजों को थोड़ा सा रोक दिया। तो ये प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से आपके स्टॉक्स वगैरह भी काफी नीचे गिरे थे। लेकिन अगेन दिस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी।
लीजिंग मॉडल्स जो है वो अगेन अगर आप पे लीजिंग की जितनी भी आपको ऑप्शंस मौजूद हैं वो अच्छी होंगी तो तब भी जाहिर सी बात है आपको अच्छी मिलेंगे। ओवरऑल की प्लेस आप यहाँ पे वैसे देख भी सकते हैं। पाकिस्तान सुजुकी मोटर भी है, काफी ज्यादा एक पायनियर है। इंडस मोटर, होंडा कार्स हो गई, hyundai हो गई, क्या लकी होगी, अब चंगान आ गई है, सासगर आ गई है, रिनॉल्ट आ गई है, बहुत ज्यादा कंपनीज आ गई हैं। दिस इज द स्वॉट एनालिसिस, आप इसको अगेन थोड़ा सा देख सकते हो। और ये है हमारी सेल्स की प्रोडक्शन। अगर आप पिछले एक साल की निस्बत देखें तो अब काफी हद तक प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, 50% के राउंड अबाउट दे हैव इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर्स। और तकरीबन सेल्स भी 46% के पास इंक्रीज हो गई है, विच इज अ गुड थिंग। नजर आ रहा है कि अब आपकी प्रोडक्शन वगैरह ओवरऑल इस पे इंक्रीज हो रही है। अब इसमें टॉप टू जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर की भी आप देख सकते हो। ट्रैक्टर्स की जो है वो थोड़ी सी कम हुई है, ट्रैक्टर्स वगैरह की। और जीप्स वगैरह की भी काफी हद तक आपको नजर आ रही है कि इनकी सेल्स बढ़ गई है। सो ये था सारा मेरे एंड से, काफी डिटेल में मैंने एनालिसिस बता दिया। आई थॉट के फराज में इस चीज को डीपली कवर कर लूं कि पॉलिसीज क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी जगह पे पॉलिसी को इतना डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया जाता जितना आज हमने कर लिया। सो ओवर टू यू। सवाल हैं, लेकिन सवाल मेरे ख्याल में पहले टेक्निकल टॉपिक्स पकड़ते हैं, फिर उस पर सवाल पूछते हैं, क्योंकि आज की जो हमारी टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर हमारी ऑटो सेक्टर से ही हैं। और वो मज़े की बात ये हमार कि जिस टाइम आप प्रेजेंटेशन दे रहे थे मैं पीछे ट्रेड्स ओपन कर रहा था उनकी सही है, वो जो हमने टॉपिक्स निकाली हैं वो ऑलरेडी परफॉर्म करना शुरू हो चुकी हैं। चलें शुरू करते हैं। जो सबसे पहली टॉपिक है वो होंडा कार की है। स्टॉप। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया द बुल्स एंड बीएस शो देखने का। अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का फॉर्मेट देखें जहां पे अमार फंडामेंटली कंट्री की पोजीशन बताते हैं कि क्यों आपको स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड चेरी ऑन टॉप फराज आपको वो कंपनीज बताते हैं कि क्यों उन कंपनीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और बाय द वे जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आपके सामने है। अब ये चीज आप खुद भी कर सकते थे अगर आप दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पे पाकिस्तान में, और आपको अभी भी समझ नहीं आ रही कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्लीज टेक द कोर्सेज ऑफ फराज एंड अमार विच आर अवेलेबल एट sarmaya.pk। इन कोर्सेज से आपको समझ आएगी कि आपका अपना पैसा भी ग्रो कैसे हो सकता है। सो प्लीज डू लुक एट sarmaya.pk कोर्सेज एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। हमने पहले भी डिस्कस की आप लोगों के साथ ये वाली ट्रेड, और दोबारा से करते हैं इसके ऊपर। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था इसको, एच कार को परफॉर्म कर रहा था उस टाइम 324 तक गया था। मैंने कहा था रिट्रेस करेगा, नीचे आएगा तो फिर हमें बाय करना है। लेकिन अब चूंकि ये 295 से ऊपर, 288 से ऊपर चल रहा था, मैंने सैयद फराज इक्विटीज़ पे हमने ऑलरेडी कल ये कॉल शेयर कर दी थी। प्राइस इसकी 285-86 चल रही थी, इस टाइम 298-99 हो गया है जब मैं ये कर रहा हूँ रिकॉर्ड। इसको अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं तो ये बहुत अच्छे ABCD के पैटर्न पे है। ABCD वही पैटर्न है जिस पे भी हमने लास्ट टाइम फ्लाइंग देखा था, सुइनॉर देखा था, OGDC PPL देखा था, इन सब की सेकंड लेग बनी थी। ये रैली इसने शुरू की 81 से लेके 342 तक, वापस आया 38.2 तक, रिट्रेस होके अब जो है वो नेक्स्ट लेग की सेकंड इनिंग्स की तैयारी कर रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत इजीली कर देगा। ये इसका B पॉइंट है जो ब्रेक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसका जो D पॉइंट यानी कि जो टारगेट्स आ रहे हैं वो 503 के आ रहे हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसको करंट प्राइस पे लेते भी हैं ना, ठीक है, लेट्स से रिस्क रिवॉर्ड 1-1 रख लेते हैं। अगर आप 240 का SL रख रहे हैं, इसका इतना 240 का रखना नहीं चाहिए, आप SL इसका 265-66 का रख सकते हैं। और फिर इतना ही टारगेट आप रख लें 342 और फिर उसके बाद 390s का। सो जो लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं और इसको कैरी करना चाह रहे हैं, होल्ड करना चाह रहे हैं, इसको कर सकते हैं 500 के टारगेट्स के लिए। अगेन ये वीकली टाइम फ्रेम है, टाइम लेगा, ऐसे नहीं है कि कल परसों ही हो जाए। अगर स्विंग ट्रेड करनी है तो करंट प्राइस पे लेके 340 का टारगेट इसका रखा जा सकता है। हमारी टॉपिक पहले भी रही थी और हम इंतज़ार ही कर रहे थे, उस टाइम स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था। अच्छा, ये दोबारा से परफॉर्म करना शुरू हो गया है। और क्या इसमें ऐसी पॉलिसीज़ तो आपने बहुत डिटेल से बता दी हैं। मुझे जो लगता है इसमें जो ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए इसका, जो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगी इसकी प्राइस को ऊपर ले जाने में, कि कब अनाउंस करते हैं कि इनका EV का प्रोडक्ट मार्केट में आने लगा है। इसके फंडामेंटल्स हमारे क्या लग रहे हैं आपको अभी फ़िलहाल? अच्छा देखें, ओवरऑल अगर आप बाकी ऑटो इंडस्ट्री को भी देखेंगे, ये थोड़ा सा लैग करके चल रहा है। और जाहिर सी बात है, समझ भी आता है ओवरऑल फंडामेंटली थोड़ा सा वीक है। सेल्स जो है इसकी इंक्रीज तो हुई है पिछले साल की निस्बत। तकरीबन अगर पिछले साल का जो मंथ देखा जाए
क्वार्टर देखा जाए उसके निस्बत 10% का इजाफा नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट आपका तकरीबन 60% डाउन है ड्यू टू द फैक्ट कि इनके ऊपर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है। तो अगेन इनको थोड़ा सा काम अपने ऊपर करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ एक इंट्रोडक्शन लानी पड़ेगी, कोई गाड़ी लेके आनी पड़ेगी। अभी वैसे रिसेंटली इनकी बातें चल रही हैं कि हाइब्रिड का एक नया मॉडल लेके आना हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के। अभी जो है कोई मेरे ख्याल से प्रोसेस अभी हो सकता है अगर चल रहा हो तो अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन एक अनाउंसमेंट इन्होंने थोड़ी सी कर दी भी है कि हम हाइब्रिड का एक नया वर्जन लेके आएंगे। सो हो सकता है कि उसकी बेस के ऊपर इसके अंदर आपको एक ट्रिगर नजर आ जाए। चलें, ज़बरदस्त हमार। अच्छा, दूसरी जो पिक है वो भी अगेन ऑटो सेक्टर की है। ये भी हमने पहले हाईलाइट किया हुआ था और उस टाइम आई थिंक इसका एसएल हिट हो गया था। अब हम दोबारा देख रहे हैं इसको। इसने टेक्निकली डिसेंडिंग वेज यहाँ पे बना हुआ है, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये 43 से लेके 44 तक ये अच्छी सपोर्ट जोन बनती है, यहाँ पे बाइंग बनती है। और इसके जो इनिशियल टारगेट्स वो TP1 TP2 के आप जो हैं TP1 40 है, TP2 54 रखा जा सकता है। एसएल अगर आप रखना चाहते हैं इस केस में 39.40 का भी रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा मार्जिन देके सेफ साइड पे खेलना चाह रहे हैं तो 37 का एसएल इसका फिर बनता है। अब ये डिसेंडिंग वेज को ब्रेक करके सस्टेन कर जाए और ये उम्मीद है कि अगले हफ्ते या 10 दिन के अंदर ये इन टारगेट्स को जाके हिट कर जाएगा। इसमें भी ऑलमोस्ट वैसे ही पैटर्न बना हुआ है कि एक लेग बनी है, अब ये सेकंड लेग की तैयारी कर रहा है। चूँकि इंडेक्स आपका, अब जैसे हम एच कार की भी बात कर रहे हैं, इंडेक्स आपका 1,10,000 के करीब पहुंचने वाला है और उसकी प्राइस जो है वो वही पुरानी रेटों की चल रही है। सो वो भी है। फिर उसके बाद ऑटो सेक्टर की जो एंटीसिपेशन है, जो ऑटो फाइनेंसिंग में जो आपके जो ऑफर्स आएंगी अभी और जो इंटरेस्ट रेट कम होगा, सेल्स बढ़ेंगी। सो लग रहा है ऑटो सेक्टर अभी लैग कर रहा है। ये दो स्पेशली ये दो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ, दीवान फारूक मोटर्स और एच कार, ये दोनों लैग कर रहे हैं। फंडामेंटल्स के ऊपर हमारा दीवान फारूक मोटर्स, अभी इनकी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की और इतने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं। जी, इसके ऊपर बेसिकली हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही लेके आ रहे हैं। होंडी के नाम से इनका एक गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और असेंबल भी हो चुकी है। सो इन्होंने रिसेंटली नोटिफिकेशन बताई है कि 100 यूनिट्स ऑलरेडी असेंबल्ड। तो इसका मतलब है काम तो जारी है, तो काम जो है वो चल रहा है और हो सकता है कि इसके अंदर दोबारा से रिवाइवल आपको नजर आएगा। तो सेल्स तो पहले इनकी थी नहीं, तो अब जैसे ही इन्होंने काम स्टार्ट किया तो दोबारा से आपको नजर आएंगी सेल्स। इससे पहले जो है वो एक स्पेशल पर्पस इनका किया, जो शाजोर ये बनाया करते थे, वो दोबारा से इन्होंने रिवाइव किया, उसकी भी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट हो गई भी है। तो ये दो जो एक्टिविटीज इनके यहाँ पे नजर आ रही हैं। वैसे तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा वीक थी, लेकिन अब जो है ये थोड़े से जो इनकी एक्टिविटी नजर आ रही है, जिसकी बेस के ऊपर आपको थोड़ा बहुत शेयर की प्राइस ऊपर भी जाते हुए नजर आई है। तो हो सकता है कि आगे जाके यूजिंग टेक्निकल्स की ज्यादा परफॉर्मेंस आपको थोड़ा बहुत नजर आ जाए। अमाल, लग रहा है कि इन लोगों ने अब काम शुरू कर दिया, थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं ये। वो सीरियस हो जाते हैं ना लोग, जब डंडा पड़ जाए पर पता लगे भाई अब ये जरा काम बाकी एंड से भी सारे लोगों ने शुरू कर दिए, तो हम भी शुरू कर ही दें फिर। ऐसे ही। अच्छा, अब तीसरा आप ही के ऑटो सेक्टर से आ जाते हैं। ट्रैक्टर्स में भी आपने कहा प्रेजेंटेशन देते हुए नंबर्स जो हैं वो सेल्स कम नज़र आ रही हैं। AGTL एक पिक है, अलगाजी ट्रैक्टर्स। इसमें ABCD का पैटर्न बन रहा है और अगर किसी को बाय करना है तो वेट करें ब्रेकआउट का 470 का, फिर नेक्स्ट लेग इसकी जो बनेगी वो 540 तक जा सकती है। अगर करंट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं, मुझे ये लग रहा है कि इजीली ब्रेक कर देगा 470 480 को, कोई इशू इसके लिए होना नहीं चाहिए। सेम पैटर्न ए बना, A से B तक रिट्रेस हुआ, C पॉइंट डिफाइन हो गया आपका SL, और फिर यहाँ से इसको ये सेकंड लेग की तैयारी कर रहा है। अगर आप इसको एज अ कप एंड हैंडल देखना चाहते हैं, ये पूरा एक खूबसूरत सी कप बनी हुई है बुलिश ट्रेंड की, और फिर उसके बाद ये हैंडल परफॉर्म कर रहा है। सो ये भी मेरे ख्याल में अच्छी पिक हो सकती है टेक्निकल्स के ऊपर। स्टॉप लॉस डिवाइन रखेंगे इसका, जो 389 का बन रहा है, और यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी वो करे। ट्रैक्टर्स के नंबर हमारे क्यों इतने कम आ रहे हैं अभी? ओवरऑल फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर हल्की सी हिट है। मतलब फर्टिलाइजर सेक्टर ओवरऑल अच्छा जा रहा है, लेकिन यहाँ ट्रैक्टर्स के ऊपर ना सेल्स इनका एक टैक्स रिफंड की बातें चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो एक उसका थोड़ा सा एक हिट इनको ऊपर आया हुआ है। लेकिन ओवरऑल इतना मसला नहीं है, क्योंकि अगर आप पिछले साल में देखोगे एक बड़ा अच्छा इनकी सेल्स भी रही है, वॉल्यूम्स भी रही है। जाहिर सी बात है, अगर उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो फिर थोड़ा बहुत इनको आपको नीचे नजर भी आएगा। ओवरऑल AGTL इज अ वेरी गुड कंपनी। ओवरऑल इनका अगर आप कैश वाली कंपनी है, इनके पास डेप्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि ये थोड़ा सा अपने ट्रैक्टर भी एक नया लॉन्च करने वाले हैं। सो 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर ये लॉन्च कर चुके हैं, और जिसकी वजह से ये देख रहे हैं कि हमारी सेल्स बढ़ने वाली है।
तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा एक बहुत बड़ा इंसेंटिव ये है कि आपका ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, और 30 बिलियन रुपीज जो है वो इस चीज पे अलॉट करने लगे हैं कि आपको इस ट्रैक्टर के मद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के मद में आपको इनको पैसे मिलेंगे, ठीक है। सो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। अगर आप पिछले साल की निस्बत देखेंगे, सेल्स जो है वो ओवरऑल थोड़ी सी बढ़ी है, 33% का थोड़ा सा इजाफा आया है अगर आप 9 मंथ्स को ओवरऑल देखेंगे। लेकिन अगर आप एक क्वार्टर को, इस क्वार्टर को देखेंगे पिछले क्वार्टर के हिसाब से, तो तकरीबन 35% का डिक्लाइन ओवरऑल आपको नजर आएगा रेवेन्यू में, और ओवरऑल प्रॉफिट में भी आपको इतना नजर आएगा। लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका फर्टिलाइजर सेक्टर भी चलेगा, सो हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, फिर आपके पास 2-3 इंसेंटिव आ गए, जिसकी बेस के ऊपर मुझे फंडामेंटली यस दिस इज स्ट्रॉन्ग, इस पे नजर आ रहा है कि आगे जाके ये कर सकता है परफॉर्म। आसान लफ्ज़ों में हमार ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं ये बेसिकली साइड बोट होती हैं, इनमें इतने वॉल्यूम्स नहीं होते। मेरे ख्याल में आपके पोर्टफोलियो में ऐसा एक दो स्टॉक्स होने चाहिए। और अगर आप सिक्लिकल नेचर की बात करें तो आप इन्होंने लॉन्च भी कर दिया है, इनका नया प्रोडक्ट भी आ गया है, सो लग रहा है कि परफॉर्म करेगा। सो ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए आपको। एक ट्रैक्टर तो होना चाहिए। एमटीएल भी अगर आप देख लें, एजीटीएल भी देख लें, बोथ आर वेरी गुड कंपनीज। और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एसेट्स भी आप कह लो कि गुड कंपनी, ऐसी कंपनीज होना पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये कंपनी दोनों के अगर आप देखो तो डेप्ट नहीं है, कैश बहुत ज्यादा है। और कैश रिच कंपनी जो होती हैं वो चाहे अगर उनके पास थोड़ा बहुत इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ भी जाए तो वो फिर भी उसके बाद परफॉर्मेंस दे ही देती है। चलें, ज़बरदस्त हमार, थैंक यू। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट पिक है फास्ट केबल्स की, और ये रिसेंटली एक्सचेंज पे आया है, और इसमें एक बहुत ज़बरदस्त सा पैटर्न बना हुआ है। बेसिकली आपकी पूरी एक रेंज कंसोलिडेशन ही चल रही है अभी तक। ये जब से आया है 20 से 2680 के दरमियान ही ट्रेड कर रहा है। 3 दफ़ा इसने 26.70 80 इनको जाके टेस्ट किया है, 3 से 4 दफ़ा, 3 दफ़ा आई गेस। ये मुझे लग रहा है अब ब्रेक कर देगा इसको। ये जब भी रेंज से बाहर निकलता है इसको बाय करना चाहिए, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 32-33 तक जा सकता है। ये जो बॉक्सेस होते हैं, ये एक्यूमुलेशन बॉक्स, कंसोलिडेशन बॉक्स, जब ये ब्रेक होते हैं तो मैसिव रैली देखने को मिलती है कि एडवांसिंग फेज़ में ट्रेंड आता हुआ नज़र आता है। अभी रिसेंटली इसने 21.3 से बढ़ के 26.70 हो गया है। स्टिल कोई ऐसा साइन इसके ऊपर नहीं है कि यहाँ से कहें कि वॉल्यूम्स या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है या इसको डंप कर दिया है। लग ऐसे रहा है कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नए हाइस की तरफ और नए टारगेट्स अपने डिफ़ाइन करेगा। हमारी ये फास्ट केबल्स अभी रिसेंटली हमारी एक्सचेंज पे आया था, इसी साल आया आई गेस, और फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान केबल्स के साथ, पाकिस्तान केबल्स की बहुत अच्छी खासी प्राइस है, मेरे ख्याल में 100-150 के ऊपर ट्रेड होता है वो, और वो कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है। और फास्ट केबल्स की अगर मैं अर्निंग्स देखूं रिसेंट टाइम्स में प्रॉफिटेबल रही कंपनी है। सो आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों कंपनीज की प्राइस वैल्यू पे? अच्छा, एक तो बहुत बड़ा इंसेंटिव तो ये चीज का है कि ओवरऑल मैंने इंसेंटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक जब मैंने घर बनाया था तो मैंने फास्ट केबल्स को यूज किया था, और एज अ कस्टमर मैं बहुत सेटिस्फाइड था। क्योंकि आप ओवरऑल देखें कि जब क्वालिटी अच्छी होती है और एक कस्टमर का फीडबैक अच्छा हो, तो जाहिर सी बात है फिर इसकी आगे भी काफी ज्यादा लोग सजेस्ट भी करते हैं, और सजेशंस हो तो फिर आगे वर्ड ऑफ माउथ भी फैलते हैं। फास्ट केबल, हमारे फास्ट केबल्स वाले अब आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं चार्ज ज्यादा करूंगा, लेकिन फिर भी ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो अच्छा, ओवरऑल फास्ट केबल में देखा जाए तो क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जबरदस्त है। अगर आप इनकी पिछले 5 सालों की सेल्स देखें, क्योंकि आईपीओ तो रिसेंटली आया है ना, लेकिन अगर आप सेल्स देखो तो 5 टाइम्स इनकी सेल्स बढ़ी है, विच इज अगेन फिनोमिनल। तो इसी तरीके से इनके प्रॉफिट्स वगैरह भी इंक्रीज है रिसेंटली। अगर आप एक साल 6 मंथ्स के इस बार ओवरऑल देखोगे तो तकरीबन इसका 30-40% डिक्लाइन हुआ है इन प्रॉफिट, बट दैट इज ड्यू टू द फैक्ट कि अब थोड़ा सा कंपटीशन भी आ रहा है, तो कंपटीशन की बेस के ऊपर इनको थोड़ी सी हिट हो रही है। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मैंने इसको प्रोडक्ट यूज किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो आपकी पॉलिसी आने वाली है उससे भी इसको बहुत बूस्ट मिलने वाला है। सो ये पूरी केबल्स की इंडस्ट्री जो है, चाहे उसमें पाकिस्तान केबल्स आ जाए, चाहे ये फास्ट केबल्स आ जाए, मेरे ख्याल से दीज कैन बी अ वेरी गुड पिक्स एज वेल। ओवरऑल वैसे ही काफी ज्यादा हम देख रहे हैं, हर कंपनी की हम बात करें कि कुछ ना कुछ अर्निंग्स इंक्रीज होंगी, अगेन सिक्लिकल इन नेचर। तो ये भी एक दिस इज वन ऑफ मोर सेक्टर जिसमें आप थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं। बेहतरीन अमार। उसके बाद हमारी लास्ट पिक इस वीक की जो होगी वो है ऑक्टोपस।
ये हमने ट्रेड पहले भी की थी और इसके ऊपर हमारा फर्स्ट टीपी हिट हुआ था, यूट्यूब के ऊपर नहीं हुआ था, एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद ये नीचे आया और हमारी एक्सपेक्टेशन, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, वो 55-56 के रीजन को जाके टेस्ट करे। अभी तक ये एज अ ट्रेंड में तो बेयरिश है, लेकिन ये जो यहाँ पे दो लोअर लोज के दरमियान इधर कहीं डाइवर्जेंस बनी है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं कि ये 75-76 को ब्रेक करके एटलीस्ट 87 या 94 को जाके टेस्ट करे और फिर दोबारा शायद नीचे आए। एक लेग है इसमें भी ऊपर की, इसको हम बेयरिश ट्रेंड का डेड कैट बाउंस कहते हैं या लोअर लो से लोअर हाई तक का बाउंस कहते हैं। सो ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड है, एहतियात से कीजिएगा, अगर दिल नहीं मानता तो ना कीजिए। बाय द वे ओवरऑल आईटी सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, आपका एयर लिंक परफॉर्म कर रहा है, नेटसॉल परफॉर्म कर रहा है, टीआरजी बेहतर हुआ है। सो ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन साइडवेज में रहा है, तो यहाँ से एक बाउंस इसमें आना चाहिए 20-25% का। देखते हैं अब आता है या नहीं आता। एसएल इसका डिफाइन है सॉरी, एसएल इसका डिफाइन है 63 रखें, 75 पे बाय करें, 87-88 फर्स्ट टीपी, 95-98 इसकी सेकंड टीपी बन सकती है। अमार, अब इसके लास्ट टाइम इसकी अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं रही थी, ये जो करंट क्वार्टर अब जो आने वाला है, इसको क्या लग रहा है आपको आईटी सेक्टर को देखते हुए, ये परफॉर्म कर जाएगा? अच्छा, ओवरऑल थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा कि क्वार्टर में क्या अर्निंग्स इसकी रहती हैं। वैसे रेवेन्यू की बात की जाए तो 75% का इसमें रेवेन्यू इंक्रीज है, विच इज टेलिंग समथिंग कि यार ओवरऑल सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट डिक्लाइन था दैट वाज ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सचेंज गेन जो लास्ट ईयर था। सो ये चीज आप ध्यान में रखें कि जब भी ये आईटी कंपनीज होती हैं, इनका जो मॉडल होता है वो ये होता है कि आपने जो सेल की होती है वो डॉलर टर्म्स में होती है और आपको यहाँ पाकिस्तानी रुपये के अंदर जो रिपोर्ट करनी होती है, तो उसमें एक एक्सचेंज गेन आपको ऐड करना होता है। अगर डॉलर ऊपर गया तो फिर एक्सचेंज गेन आपको मेंशन करना होता है। और आपका डॉलर थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ है या नीचे गया, जो कि हमारा इस साल थोड़ा सा हल्का सा नीचे भी गया, तो उसकी वजह से इन्होंने एक्सेसिव एक्सचेंज गेन्स जो थे लास्ट ईयर, उसकी अगर कंपैरिजन देखा जाए तो काफी ज्यादा थोड़ा सा लॉस वहां पे था। अब ये जाहिर सी बात है, वो स्टेबलाइज हुआ है, तो आगे जाके क्वार्टर के अंदर आपको अगर ये नंबर आपको नजर आएगा ये स्टेबल हो गया है या थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो आपको नजर आएगा एकदम से शूट अप करेगा। तो ये चीज ज़हन में रखिएगा, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ कि हो सकता है शूट अप कर जाए। सो दिस इज अगेन क्योंकि रेवेन्यू वगैरह इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज फ्रॉम माय एंड। हमारा ज़बरदस्त है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं समझा दूँ कि देखिए स्टॉप लॉस रखने का फ़ायदा, लास्ट टाइम हमारा स्टॉप लॉस था 87 पे था और हिट हुआ और आप एग्जिट कर गए ट्रेड से, ट्रेड आपकी लॉस में बंद हो गई। अब वही स्टॉक्स आपको यहाँ पे अब पोटेंशियल रिवर्सल के ऊपर आपको दोबारा से 74-75 पे मिल रहा है। तो वो जो आपके 8,70,000 थे, लेट से आपने 10,000 स्टॉक्स बेचे थे, अब आपको 8,70,000 में नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा मिल रहे हैं। सही है, तो ये फ़ायदा होता है स्टॉप लॉस जब आपका हिट हो रहा हो, आपको डिस्काउंटेड लेवल्स पे दोबारा मिल जाता है और इस टाइम मिल भी रहा है। अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं वही ट्रेड अगर आप लोग फॉलो कर रहे थे और आपने उस पर स्टॉप लॉसेस हिट कराए थे, तो आप दोबारा बाय बैक करके ईजीली अपने उन लॉसेस को ऑक्टोपस से रिकवर कर सकते हैं। सो जैसे हमार कह रहे हैं, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है और ये ब्रेकआउट भी दे रहे टेक्निकल्स के ऊपर, तो ये हो सकता है शूट कर जाए। बेहतरीन। हमारा मेरे ख्याल में कम्युनिटी पे चलते हैं और जो सबसे जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं चार्ट ऑफ द वीक, अगेन बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स हमारे पास आए हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं क्रिप्टो से पिक करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि देखें, लर्निंग का बड़ा फ़ायदा होता है आप लोगों को। अगर आप सीख के काम कर रहे होते हैं ना, तो बहुत आप लोग अच्छे पैसे बना सकते हैं, कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे अभी कल ही रात को जब ये BTC क्रैश हुआ है 100 प्लस से और दोबारा 91-92 आया है, तो उस टाइम रिपोर्ट्स आ रही थी कि तकरीबन 1.5 लाख अकाउंट्स जो हैं वो वॉश आउट हो चुके हैं और ये वो लोग हजरात होंगे जो टपाटप प्रॉफिट्स के चक्कर में 25x, 100x, 75x के ऊपर ट्रेड्स करते हैं, जिनको कुछ समझ ही नहीं है, वो सट्टेबाजी कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, वो स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं 25x करके, $1 या $5 BTC ऊपर नीचे गया तो $500,000 बना के दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं बता रहे होते कि यार आपका रिस्क कितना है। सही है, तो अगर आप लोगों ने सीख के काम किया होता है तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कम्युनिटी में क्रिप्टो सिग्नल्स के ऊपर जाएं, कोई एक भी एनालिसिस बेस्ड समझ के जो तरीके से काम किया हुआ है उस पर किसी का एसएल नहीं हिट हुआ हुआ, सारे इवन प्रॉफिट्स में चल रहे हैं। ठीक है, और ये इतने ज़बरदस्त आप लोगों के हमारे अलुमनाई में चार्ट्स शेयर हो रहे होते हैं। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो बिलाल का है, ये वाला 1 इंच का चार्ट। इन्होंने जहाँ से कहा, ये देखिएगा हाई लो बना हुआ है, 3 वाइट सोल्जर्स हैं, एसएल इन्होंने ये डिफ़ाइन किया और उसके बाद
यहाँ से ये रुका नहीं है, वहीं से ऐसे परफॉर्म करता हुआ गया कि सोच है आपकी। तो लर्निंग का ये फ़ायदा है, अगर आप समझ के तरीके से काम करें, इस तरह के बहुत से आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। अब वंस अगेन कम्युनिटी पे फिर से आते हैं। हमने लास्ट टाइम 2-3 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं, बेहतर है कि गोल्ड में ट्रेड ना करें, बेहतर है कि अगर आपको फॉरेक्स के कोई अच्छे पेयर्स नहीं मिल रहे तो आप ना ट्रेड करें। सो मैं जो बड़ा कॉन्फिडेंटली बुलिश था वो इथेरियम की कॉल्स पे था कि इथेरियम पे आएँ, बाय करें और उसको रख के बैठ जाएं, यानी कि होल्ड करें, 3000 से 4000 हो जाएगा। ना सिर्फ आप डॉलर्स में, लास्ट वीक भी मैंने दिखाया था, बहुत से लोगों ने पैसे बनाए उस एक से एक कॉल के ऊपर। आज भी बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ आई हैं, यहाँ पे देखिएगा हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में। इन्होंने क्लोवर ख़रीदा और बेचा, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हुए हैं। फिर यहाँ पे गैल ख़रीदा, बेचा, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हुए हुए हैं। इनके एनालिसिस बहुत अच्छे हैं। ये एक सिंगल ट्रेड के ऊपर इन्होंने प्रॉफर्म का अकाउंट पास किया, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और यहाँ पे देखिएगा ये एक और भाई हैं, उन्होंने भी FTMO का चैलेंज पास किया। सो जब आपको आइडिया हो कि टेक्निकली कौन सी चार्ट्स के ऊपर या फंडामेंटली कौन से चार्ट्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर आप देख रहे हैं अपने ट्रेड प्लान्स को, ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली मार्केट्स बढ़ रही हैं, क्रिप्टो जो है 100 BTC 100,000 प्लस ट्रेड कर से ऊपर ट्रेड कर रहा है, सो मैं जाऊँ ब्लाइंडली मैं भी अमीर हो जाऊँ। सही है, आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करना था तो 50,000 30,000 पे जाके देखते। जब इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है उस टाइम जाके जब आप लोग लेवरेज ट्रेडिंग करेंगे तो रिजल्ट्स आपके फिर काम जो है वो ख़राब ही होगा और फिर अकाउंट्स वॉश हो जाएंगे। अमार, कितनी इंपॉर्टेंस है यार रिस्क मैनेजमेंट की और ये फाइनेंशियल लिटरेसी की। मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ कि मेरे भाई, इस तरह से कोई अमीर नहीं होता कि मैंने रात को पैसे डाले 25x और सुबह जाके मैंने वो कर दिए। कितना ज़रूरी है यार। ओवरऑल ओवरऑल इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे कई दफा ऐसे भी होते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, यही सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इसी की आती है सर, रिस्क मैनेजमेंट एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड सेकंड रिस्क मैनेजमेंट, इसी ऊपर हर जगह जो है एक प्रॉब्लम आ रही होती है कि यार ये हमसे मेंटेन नहीं हो रहा। और जो लोग लॉसेस भी कर रहे होते हैं, क्या हो रहा है कि फंडामेंटली अगर देख रहे हैं कि यार ये करेंसी ऊपर जानी ही चाहिए या स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, तो मार कहाँ पे खाते हैं कि या तो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते, कि ओवरऑल ज्यादा ट्रेड ले ली, अब लॉस अगर हो गया तो उस पर 10% अगर आपने रिस्क लिया हुआ तो वो बहुत गलत है। ओवरऑल अगर आपने 1% रिस्क लिया हुआ तो आपका 1% लॉस होगा। सो जैसे जैसे आप ये अच्छा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हो, और अगर आप लेट्स सपोज हर ट्रेड के ऊपर 2% रिस्क ले रहे हैं, तो ओवरऑल जब आप देखोगे प्रॉफिट बनाते रहोगे तो आपका एक्सपोनेंशियली बढ़ता रहेगा ग्राफ। और अगर आप एक भी ट्रेड गलत लेते हो उसके बाद 10% का रिस्क ले लिया आपने, तो आप एकदम से शार्पली नीचे आओगे। तो जब भी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जाता है तो बड़ा बेहतरीन इसके ऊपर आपका परफॉर्मेंस भी नजर आती है। दूसरा फराज, आप ये थोड़ा सा ये भी आप हाईलाइट करो कि बहुत ज्यादा लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, वो 2-3 हमारे ही एपिसोड्स देखे होंगे, तो उनको ये क्या पता ही नहीं है कि ये क्या FTMO क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम्स क्या होती है। थोड़ा सा हाईलाइट बताएं कि कितना पैसा बन सकता है इसके अंदर। यार इसके ऊपर हमार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसे बन रहे हैं और बन सकते हैं। और इस टाइम पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, जो हमारे हम लोगों ने जिन ट्रेडर्स को ग्रेजुएट किया है, पास आउट किया है, उन्होंने तो धूम मचाई हुई है बाहर इस इंडस्ट्री में। पाकिस्तानी जो हैं वो तकरीबन 60% ट्रेडर्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं, हालांकि जो गूगल बताता है वो 90-95% बताता है कि फेलियर्स हैं। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है वो सरमाया के इस प्लेटफॉर्म को जाता है, जहाँ पे बहुत से लोगों ने सीखा है। देखें, स्किल सीख के ना आपको फिर इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने स्किल्स आपके हाथ में हैं, टेक्निकली आपको आती हैं चीज़ें कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो आपको फंड्स मिल सकते हैं। मतलब आपके पास अगर थोड़े से पैसे हैं, लेट्स से $100 हैं, अब $100 के ऊपर आप 20% रिटर्न करेंगे तो सिर्फ $20 मिलेगा। लेकिन क्या ही बात हो कि मैं आपको $100 आप मुझे एज अ चैलेंज फ़ी दें और उसके ऊपर मैं कहूँ यार मुझे ज़रा इम्प्रूव वो दिखाओ तो सही कि तुम कितने पानी में हो, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि मुझे ज़रा 10% प्रॉफिट करके दिखाओ। तो वो आपको $10,000 का अकाउंट देंगे और कहेंगे यार 10% का प्रॉफिट करके दिखाओ, लॉस तुमने 10% से ज़्यादा नहीं करना। अब आप $10,000 के ऊपर $1,000 का प्रॉफिट करके एक चैलेंज पास कर सकते हैं। इतना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। लोगों को 4-4 5-5 6-6 दफ़ा जाके भी उनसे पास नहीं हो पाता। साइकोलॉजी मैटर करती है, रिस्क मैनेजमेंट हम इसी के हवाले से ही ट्रेन करते हैं। अच्छा, फिर आगे चलें। वो कहते हैं अच्छा आपने फ़ेज़ 1 पास कर दिया, अब एक काम करें फ़ेज़ 2 के ऊपर 5% करके दिखाएं और हम आपको ना फिर $10,000 का एक और अकाउंट देंगे। उस $10,000 के ऊपर जो भी आपने प्रॉफिट किया उसमें से 80% आप लेके जाना।
और 20% वो प्रॉफिट शेयर हमें दे दें। अब अगर फ़र्ज़ करें $100 के ऊपर आपको $10,000 का फंडेड अकाउंट मिल गया, तो उसके ऊपर 10% आप करते हैं तो आपका रिटर्न कितना हो जाएगा? $800। $800 आपका हिस्सा हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार ये काम ठीक नहीं है। ये बेसिकली उन ट्रेडर्स को सर्च कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो अच्छी लिजिट प्रॉ फर्म्स होती हैं वो उन ट्रेडर्स को सर्च कर रही होती हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर अच्छे पे आउट्स लेके जा रहे होते हैं या रिजल्ट लेके जा रहे होते हैं। उनका डेटा या उनके ट्रेड्स को कॉपी करते हुए वो प्रॉ फर्म्स खुद भी पैसे बना सकती है। और अब तो कुछ प्रॉ फर्म्स ऐसी हैं जो 20 से $25,000 की सैलरी पे उन ट्रेडर्स को हायर कर रही हैं। सही है, अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? अपॉर्चुनिटी सीखने में है कि आपने इसको सीखा और जाके परफॉर्म कर दिया। स्टॉक्स में, क्रिप्टो में आपने तो अपने तो पैसे इन्वेस्ट किए ही किए, लेकिन इस काम में आपको इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं चाहिए, सिर्फ चैलेंज की फ़ी चाहिए होती है और आपको काम आना चाहिए। अगर आपको काम आता है तो बेतहाशा आप पैसे बना सकते हैं, और बहुत से लोगों ने हमारी कम्युनिटी में बनाए हैं, जिसकी हम लर्न टू अर्न सीरीज़ भी कर रहे होते हैं और उसमें दिखा रहे होते हैं $25,000 $30,000 के उन्होंने पेयर्स, और सारा रोड मैप हम डिफ़ाइन करते हैं कि यार कैसे आप लोग इसको लेके चलेंगे। अमार ये इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। मेरे ख़्याल में दोबारा बैक आते हैं टॉपिक के ऊपर, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस करते हैं, क्रिप्टो को डिस्कस करते हैं। राइट नाउ क्रिप्टो बहुत हॉट हुआ है, बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेंडिंग वो चल रही है, और मैं भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो लोग लीगल तौर पे पाकिस्तान से बाहर हमें देख रहे होते हैं, काम कर सकते हैं, वो इसमें ज़रूर करें। यहाँ पे हम लोग पिछले हफ्ते मैंने हाईलाइट किया था कि BTC बहुत सिंपल सी ट्रेड प्लान बनता है कि 97,000 पे ख़रीदें, 94 पे एसएल रखेंगे, 100,000 को टेस्ट करेगा। हमने देखा 100 को इजीली उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक मैसिव सा डंप आया, लिक्विडिटी आई, और उसके बाद ये 90,000 को जाके अभी रात को ही टेस्ट करके दोबारा आया। अब इसका क्या स्टांस है, क्या करना चाहिए? देखें, स्टिल टाइम साइकिल्स के ऊपर इसमें पोटेंशियल है, ये रैली करेगा अभी भी। हमारा पहला टारगेट 94 का था, रिमेंबर हम यहाँ से बहुत नीचे से इसको बता रहे हैं कि ये बढ़ता जाएगा और बढ़ रहा है। उसके बाद अभी इसके जो टारगेट्स हैं वो 108 के हैं और वो हो जाएंगे। ये जो कल का इवेंट हुआ है, इस इवेंट के ऊपर इतने अकाउंट्स लोगों के वॉश हुए हैं। अच्छी बात है, जिनको काम नहीं आता ना, सो उनको सबक मिलना चाहिए कि मेरे भाई इस तरह से नहीं करें। ये हम सारी बुल साइकिल्स में जितनी भी क्रिप्टो की 2021, 2017, जितने भी जहाँ जहाँ ये हाइज लगाता रहे, मैं आके आप लोग भी आके सब ये बोलते रहें कि भाई इस तरीके से काम नहीं होता। एनीवेज, ऑल्ट्स पे इतनी ज़्यादा जो थी वो करेक्शंस या क्रैशेस देखने को नहीं मिली, वो अपनी जगह स्टैगनेंट थे। जैसे मैंने इथेरियम का बताया था, वो बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता रहा। सो BTC का स्टिल सिंपल है, बुलिश ट्रेंड में है। आप इसको राइड करें स्टिल और इसके टारगेट्स रखें। जब टॉप लग रहा होगा हम बता देंगे। इथेरियम का 3500 से $4,000 की तरफ जा रहा है। 4,000 को ये ईज़िली ब्रेक कर देगा, ये फिर नए हाइज लगाना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बता दूँ, देखें इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ना, जो डब्बे से बाहर, एक्यूमुलेशन से बाहर निकल रहे होते हैं, उनमें परफॉर्मेंस होती है। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर मैं अगेन दोबारा कम्युनिटी में आता हूँ और यहाँ देखिएगा हर वक्त आपके पास इतने बेहतरीन चार्ट्स हैं, मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जांपल ये देखें, TI/USDT इन्होंने बताए हुए कंसोलिडेशन बॉक्स है। ये गारंटी देता हूँ कि ये बढ़ा हुआ होगा। मैंने अभी इनका चार्ट ओपन नहीं किया, लेकिन इस पैटर्न से मैं बता सकता हूँ कि ये यहाँ से बाउंस करके इस बॉक्स से बढ़ चुका होगा। फिर POLYX USDT अगेन एक्यूमुलेशन बॉक्स, ये देखिएगा ये पैटर्न है, एक्यूमुलेशन बॉक्स से ब्रेक करके इस टाइम ऊपर से वो कर रहा है, इनमें राइड ले सकते हैं। फिर आप FTM USDT है, इस ये ट्रेंडिंग में, इसमें राइड ले सकते हैं। ये आपकी थी EDU USDT है, ये भी बढ़ा हुआ होगा। तो ये सारे वो हैं। गाला USDT ABCD का पैटर्न बना हुआ है, ये B के करीब कहीं होगा, दोबारा बाउंस करेगा, जाके D को टेस्ट करेगा। सो आपको अगर काम आता हो, आप बजाय इसके कि आप हाई लेवरेज ट्रेड्स करें, आप इन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। सो ये जितनी भी इस कम्युनिटी में सिग्नल्स शेयर हुए हुए हैं, एनालिसिस शेयर हुए हुए हैं, ये प्योर लॉजिकल हैं और आप इनके ऊपर ट्रेड्स भी ले सकते हैं, जो मैंने अभी जिन जिन के नाम लिए। आगे चलते हैं। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, गोल्ड सिंपल साइडवेज हुआ है और इसको रहना भी चाहिए। मैं पिछले 2-3 हफ्ते से कह रहा था कि इसको साइडवेज होना चाहिए। लास्ट वीक में ये कह रहा था अगर इसको बढ़ना है यहीं से बढ़ जाए, नहीं बढ़ा, नीचे आया, साइडवेज हो गया। सो हम दिसंबर एंड के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं कि लेट्स से अगर ये
2666 या 2670 को ब्रेक करता है फिर ये नए हाइस के करीब जाएगा। जो इसके 2025 के टारगेट्स हैं वो $3200 के बनते हैं। ये अभी रैली करेगा, ये परफॉर्म दोबारा से करेगा, बस ये जस्ट बिकॉज ऑफ दिसंबर सीज़न है, क्रिसमस इवेंट्स हैं आपके, इसलिए जो हेज फंड्स वगैरह होते हैं वो थोड़े से क्या कहते हैं उसको पैसिव मोड में चले जाते हैं। इसकी रैली दोबारा शुरू होगी जनवरी में, सो जब होगी मैं हाईलाइट करूँगा। फ़िलहाल साइडवेज रहना चाहिए इसमें। अगर कोई बाय करना भी चाह रहे हैं तो विदाउट लेवरेज ट्रेड्स इसके ऊपर ओपन करके बैठ जाएंगे, आगे $3000 को तो 3200 को भी ब्रेक कर सकता है। आगे चलते हैं, नैस 100 की बात करें। लास्ट टाइम जो हमारी कॉल थी 2700 से 21200 तक वो परफॉर्म करती हुई आई है। इस टाइम इस जगह पे यहाँ पे आई थिंक डाइवर्जेंस होगी। एक चीज ऐड कर देता हूँ मैं, गोल्ड वाली चीज में थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो एक इवेंट डॉलर का आ रहा है वो सीपीआई का डाटा आने वाला है आपका ईयर ऑन ईयर, और एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी जो आपकी थी वो लास्ट टाइम 2.6% थी, और वो बढ़ा था पहले 2.4 से 2.6। तो अभी जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है वो शायद 2.7 की फोरकास्ट है ऑलरेडी। अगर ये आपको 2.7% नजर आता है या 2.7 से थोड़ा सा ज्यादा नजर आएगा तो आपको डॉलर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। जैसे आपने गोल्ड में बात की कि इसके अंदर थोड़ा सा ये रेंज बाउंड हो सकता है, तो रेंज बाउंड हो सकता है, रेंज बाउंड मेरे, या हो सकता है थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। तो वो वाला इवेंट इज मोर इंपॉर्टेंट, वो वेडनेसडे को मेरे ख्याल से बनता है, तो उसको थोड़ा सा देखते जाएं। अगर उसमें इन्फ्लेशन आपकी कम हो जाए तो आप डॉलर आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा, गोल्ड आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये एक फंडामेंटल इवेंट है, ये आप थोड़ा सा हाईलाइट करके। सही, बेहतरीन हो गया हमार। और नैस्डैक की अगर बात करें तो इसके जो टारगेट्स हमने ऑलरेडी निकाले हुए 23,400 के हैं डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर, और इसको भी बाय ऑन डिप करना चाहिए। अभी यहाँ पे डाइवर्जेंस है, ये डाइल्यूट हो जाए, कहीं नीचे मिलता है लेट्स से दोबारा 21,200 400 के करीब, 21,200 या 21,000 के करीब मिलता है, तो यहाँ बाय करना चाहिए। एसएल इसका 20,800 का बनता है, वो रख लें। स्टिल इसमें पोटेंशियल है, ये बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अगेन अपने स्टॉप लॉस ज़रूर डिफ़ाइन करके इसको आगे लेके चलें। सो ओवरऑल ये था। बाकी मैं बस यही कहूँगा, जो लोग बग़ैर सोचे समझे क्रिप्टो में जाके ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, देखिए मैंने ये कहा कि अच्छा हुआ लॉस हुआ। बहुत से लोग उन लॉसेस से सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं कि यार मुझे इस काम की नहीं समझ, तो बेहतर है अब मैं ये अलार्मिंग था मेरे लिए, वार्निंग थी, अब मैं इसको सीख के काम करूं। ठीक है, सीखने की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास इस टाइम। यूट्यूब भरा पड़ा है, फिर उसके बाद आपके पास इतनी किताबें हैं। थोड़ा सा उस माइंडसेट से जाएं, ये शॉर्टकट्स के चक्कर में मत जाएं कि मैंने अभी आज रात इतने पैसे डाले, सुबह इतने हो गए। अगर आपका लॉस हो भी गया है तो सब्र शुक्र करें और सीखने की तैयारी करें। सही है, तो और ये गलतियों से सीखें। मैंने भी गलतियों से सीखा है, मान ने भी गलतियों से सीखा है। जितने ट्रेडर्स हैं वो शुरू में यही होते हैं कि लॉसेस करते हैं, फिर उसके बाद ख्याल आता है नहीं यार इसके पीछे कोई साइंस है, उसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। सो समझ के करेंगे, बहुत आसान ट्रेड्स में आप इतने अच्छे पैसे बना सकते हैं। जैसे अभी हमने इथेरियम की ट्रेड्स की, या हम पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, आसान से पैटर्न्स बने हुए हैं और कंफर्म आपकी टीपीज़ हिट हो रही हैं और अच्छे आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो बेहतर यही है कि अपने पैसे जो हैं वो ज़ाया नहीं करें, उसके ऊपर अपने ऊपर लगाएं और फिर मेहनत करें, और इंशाल्लाह आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप इस काम को एंजॉय भी करेंगे, मज़ा भी आएगा कि यार जो डायरेक्शंस आप पकड़ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं, उसका मज़ा ही और होता है फिर। परफेक्ट हो गया। चलिए वाइंड अप करते हैं। तो अगेन आप लोगों ने देखा कि इस वीक की भी हमने आप लोगों को टॉपिक्स भी बता दी, ऑटो इंडस्ट्री भी कवर कर दी, और मजेदार चीज ये है कि फराज भाई ने जो टॉपिक्स भी की हुई थी वो भी ऑटो इंडस्ट्री की मेजर थी। तो ओवरऑल ये था हमारा इस वीक का। अच्छा, यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस भी आप साथ साथ देखते रहो कि ओवरऑल हमने कुछ, जैसे थर्टा सीमेंट में हमने रिसेंटली देखा 3-4 अपर लॉक्स उसने मारे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बाकी सीमेंट्स को देखा जाए तो वो थोड़ा सा लैग करके चल रहे हैं। सिंपल लॉजिक है कि एक कंपनी जो है वो हायर मार्जिन पे काम कर रही है, उसकी अर्निंग्स भी इंक्रीज कर रही है, उसका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है। हमने एक चीज को यहाँ पे हाईलाइट किया कि सीमेंट की डिस्पैचेस जो है पिछले 5 महीनों में नीचे वाली साइड पे, मतलब कि थोड़े से 6% नीचे है, लेकिन ओवरऑल जो है थर्टा सीमेंट के प्रोडक्शन ज्यादा इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे जब स्टॉक्स आप पिक करोगे तो उसमें बहुत तेजी आपको नजर आएगी। ऑन दी अदर हैंड, जैसे ऑक्टोपस में हमने देखा कि टेक्निकली हमने आप हाईलाइट तो किया हुआ था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है। स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ? क्योंकि जो नेक्स्ट रिजल्ट आया था उसमें एक्सचेंज गेन लॉसेस थे। तो अगेन फंडामेंटल ट्रिगर्स भी होते हैं, टेक्निकल ट्रिगर्स भी होते हैं, दोनों को अगर आप कंबाइन कर ले, किलर कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, और उसके अंदर फिर आपको लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
चलें जी, फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, फराज भाई की तरफ से, सरमाया की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।